अब देखेंगे हम लघुगणक, जिसको बोला जाता है लॉगरिथम्स। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आईआईटी की हिसाब से अगर देखा जाए। देखिए, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि भाई ये लघुगणक का, बहुत कम, बिल्कुल बाय चांस इसका क्वेश्चन ऐसा डायरेक्ट पूछा जाता है। लेकिन इनडायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं इसके। इनडायरेक्ट कैसे? जैसे मान लिया जाए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं आप, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, मतलब कई सारे तमाम चैप्टर ऐसे हैं मैथ्स में कि जिसका क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं लॉग की प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। कई सारे क्वेश्चनों में लॉग की प्रॉपर्टी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसको पूरा डिटेल में समझना बेहद जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो लॉग की कोई भी प्रॉपर्टी वहां पर अप्लाई की जा सकती है, तो ये याद रहे। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री में क्यों ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेशन होता है, कैलकुलेशन को भी ये क्या कर देता है? आसान कर देता है। लघुगणक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पहले तो इसकी डेफिनेशन वगैरह सब सारी चीज़ें समझेंगे, पर फिर बेसिक प्रॉपर्टीज समझेंगे और फिर बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे। लेकिन हमारी अप्रोच आईआईटी की क्वेश्चन की ओर ही रहेगी। और फिर उसके बाद में हम एडवांस प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, इसकी लॉगरिथम्स की एडवांस कंडीशंस पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में जो आईआईटी में क्वेश्चन आए हैं तो वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो जिससे हमें एक सराउंडिंग पता चलेगा कि किस लेवल पर हमें किसी चैप्टर को ले जाना है और हमें किस लेवल की तैयारी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। लघुगणक लॉगरिथम्स, इसकी जरूरत क्यों पड़ी है, होता क्या है? तो मुझे एक बात बताइए कि क्या मैं अगर आपसे बोलूंगा 2⁻³ क्या होता है तो आप बोलेंगे 8 होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बोलूंगा कि 3⁻⁻² क्या होता है तो आप बोलेंगे कि 1/9 है। ठीक है, ये भी बात सही है। अगर मैं बोलूंगा कि 0.5⁻4 तो कितना हो जाता है तो आप बोलेंगे 1/16 होता है। हाँ, ये भी बात सही है। 1/2⁻4 तो क्या हो जाएगा? 1/16। अच्छा, मैं अगर आपसे बोलूंगा कि 0.9754 और इसकी पावर 7.893 तो आप देखते रह जाएंगे कि अरे इसका मान अब कैसे ज्ञात करना है। मतलब जिस हिसाब से हमने फटाफट इनके मान ज्ञात कर लिए, क्या इसका मान ज्ञात करना इतना ही आसान है क्या जितना इनका मान ज्ञात करना है? तो नहीं, हमारा आंसर यहाँ पर नहीं है। जब इस प्रकार की कंडीशनें आ जाती है, दशमलव वाली संख्या, घातों में दशमलव और इस प्रकार की जब कंडीशनें आ जाती है और हमें इसका मान ज्ञात करना है तो लघुगणक की सहायता से बड़े आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अभी आप देखिए ना, कई बार जैसे मान लिया जाए कि 7 × 3.892 और इंटू 10⁻⁴ और इंटू 8 और होल डिवाइडेड बाय 9.738 और इंटू 2.389 और इंटू 10⁻⁻²। फिजिक्स केमिस्ट्री में लगभग ऐसे कुछ कैलकुलेशन वाली आपने देखा होगा और उसका कैलकुलेशन करना होता है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करते हैं, हम इसका लॉग लेते हैं और लॉग की हेल्प से इसका मान ज्ञात कर लेते हैं। ऐसे करते हैं कि नहीं? तो ऐसी बड़ी बड़ी संख्याओं का या इस प्रकार की संख्याओं का मान ज्ञात करने के लिए लघुगणक का आधार सहारा अगर लिया जाए तो बड़े आसानी से हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। यही लघुगणक का फीचर है। ठीक है, चलिए, ये लघुगणक होता क्या है, क्यों किया जाता है, तो ये तो बात हम समझ चुके। कैसे किया जाता है तो ये बात देखेंगे हम। मान लिया जाए मेरे पास कोई एक संख्या है और किस प्रकार की है उस पर बाद में डिस्कशन करेंगे हम, परिभाषा जब आएगी उस समय में डिस्कशन करेंगे। मान लिया जाए कि मेरे पास में एक संख्या है, ये का मान कोई अचर संख्या है और उसकी घात क्या है, 1 है और इसका मान कितना है, n है। सेम इसी प्रकार से कोई संख्या है और उसकी घात कोई वास्तविक संख्या है तो इसका मान इतना होगा, 8 होगा। सेम ऐसे ही लिखा मैंने कि a की घात 1 है और इसका मान कितना है, n है। मुझे एक बात बताइए कि मैं अगर आपसे बोलूँगा कि ये किस रूप में लिखा है तो आप बोलेंगे घातांक के रूप में लिखा है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, घातांक के रूप में लिखा है। अच्छा, तो ये क्या है भाई यहाँ पर, तो ये है आधार। आधार में इसलिए आधार बोलेंगे या जिसको बेस भी बोला जा सकता है। ये क्या है, घात में है इसलिए घात बोलेंगे हम। हाँ, बिल्कुल सही है। और ये n जो है वो इसका मान है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये a की घात 1 से कर दिया जाए तो इसका मान
n आ जाता है। 2 की घात 3 कर दिया जाए तो इसका मान 8 आ जाता है। तो ये जो लिखा हुआ है और ये वाला जो लिखा हुआ है कैसे रूप में लिखा हुआ, घातांक के रूप में लिखा है। और इसी को लिखने का एक अलग तरीका लघुगणक का रूप, लघुगणकीय रूप बोल सकते हैं। कैसे लिखा जाता है बताइए, देखिए जरा ध्यान देना, ध्यान से समझना इस बात को। अगर हमारे पास में यहां पर आधार कोण है, ये है, तो यहां पर भी आधार कोण बनेगा, ये बनेगा। n चला जाएगा यहां और x चला जाएगा यहां पर, तो n बराबरी से x। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का जो अर्थ है वो क्या है, एक ही है। लिखने के तरीके अलग है, इसको घातांक के रूप में लिखा है और इसको लघुगणक के रूप में लिखा है। फिर से और एक बार, जो आधार होगा यहां पर भी आधार ही बनेगा। ये क्या बन जाएगा, आधार बन जाएगा। इसको बोला जाता है आधार या बेस, जिसको बोला जाता है आधार। और ये बनेगा मान, और ये बनेगा इसका इनपुट। इनपुट मतलब हमें अगर n का लघुगणक निकालना a के आधार पर, तो इसका मान कितना होगा, x होगा। ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, है ना। हमने n का मान दिया तो हमें a के आधार पर x का मान प्राप्त हो गया। तो केवल इतनी बात है। अब मुझे एक बात बताइए, अच्छा आपको इस रूप से इस रूप में लिखते आना चाहिए और इस रूप से इस रूप में लिखते आना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए जरा, लिखना भी आसान काम है। कैसे आसान काम है, आप यहां पर बोल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं हम इसको कि भाई ये घातांक रूप में अगर लघुगणक रूप में लिखना है तो आधार ही रहेगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। बस इतनी सी बात है। अब सुनिए जरा, इसको लघुगणक रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे बताइए जरा। तो लाग, ये दोनों आपस में बदल जाएंगे, 8 आएगा यहां पर और 3 आ जाएगा यहां पर, और यहां 2 आधार है तो आधार 2 ही रहेगा। इसको कैसे लिखा जा सकता है, तो हम बोलेंगे कि लाग 1/9, आधार में 3 है तो 3 रहेगा और बराबर से ऋण 2। इसको कैसे लिखा जा सकता है, लाग 1/16 आ जाएगा, आधार 0.5 है तो 0.5 ही रहेगा और बराबर से 4। पढ़ेंगे कैसा, लाग 8 2 के आधार पर इसका मान कितना है, 3 है। लाग 8 2 के आधार पर 3 है। इसका अर्थ क्या होगा, 2 की घात ऐसी क्या रखी जाए कि जिसका मान 8 हो जाए, तो 2 की घात 3 रखी जाए। 3 की घात क्या रखी जाए कि इसका मान 1/9 होगा, तो ऋण 2 रखा जाए। तो इस प्रकार से इसका आप ये लिख सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए कि इस आधार पर क्या परिभाषा बना सकते हैं क्या हम। अच्छा आपके मन में ये भी तो बात आ रही होगी कि इसको क्या लिखेंगे, तो मान लिया जाए इसका मान कितना है, y है, तो इसको लिख सकते हैं हम लाग y, और आधार कोण है यहां पर 0.9754 और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.893। ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। इसकी परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा क्या बनेगी इसकी, तो परिभाषा देखते हैं हम। और परिभाषा में a का मान क्या हो सकता है, घात का मान क्या हो सकता है और लघुगणक का मान क्या हो सकता है, ये सारी बातें हम यहां पर समझने वाले हैं। ध्यान देना इधर, इसकी परिभाषा में बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट परिभाषा में छुपा हुआ है। इस बात को जरा ध्यान से समझना। देखना, हमारे पास कोई एक संख्या है, कोई संख्या है, कैसी संख्या है भाई, ये एक संख्या है और a का मान क्या है, a का मान 0 से बड़ा है, लेकिन a का मान 1 के बराबर नहीं है। कहने का मतलब a का मान धनात्मक है लेकिन 1 को छोड़कर। और क्यों छोड़कर, तो उस पर अभी हम यहां पर डिस्कशन करेंगे। और हमारे पास एक संख्या और है, कौन, n, और ये भी कैसी संख्या, धनात्मक संख्या, 0 से बड़ी संख्या है। तब मान लिया जाए कि घातांक के रूप में, घातांक रूप क्या है, इसको अगर घातांक रूप में अगर मैं लिखता हूं तो इसको लिखा जा सकता है a की घात 1 बराबरी से n। तो इसी को लघुगणक रूप में अगर लिखा जाए तो लघुगणक रूप, लघुगणक रूप में अगर लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, लाग लगा देंगे हम,
एक्स और एन क्या हो जाएगा, आपस में बदल जाएगा, एन आ जाएगा यहाँ और एक्स आ जाएगा यहाँ और ये हो जाएगा आधार। आधार जो का त्यों ही रहेगा, जो यहाँ आधार है तो वो आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी रहेगा, ये आपस में बदल जाएंगे। दोनों का अर्थ एक ही है, ये घातांक रूप है और ये क्या लघुगणकीय रूप या लघुगणकीय, यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि लघुगणकीय रूप में लिखा हुआ है। चलिए ठीक है, सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो ये है वो क्या क्या हो सकता है, लिखा है ए का मान क्या हो सकता है, ए का मान शून्य से बड़ा होगा लेकिन ए बराबर से नहीं होगा, एक इतना होगा। अच्छा, एन का मान क्या होगा, एन का मान सदैव क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इस बात को याद रखो। और क्यों नहीं हो सकता, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उस पर अभी हम डिस्कशन करेंगे। एक्स का मान क्या हो सकता है, अरे कोई भी हो सकता है, वास्तविक संख्या, कोई भी धनात्मक ऋणात्मक कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, वास्तविक संख्या। बस इस पिक्चर को आप दिमाग में रखो, बहुत सारी बातें इसके अंदर छुपी हुई है। ए का मान इतना हो सकता है, यहां पर केवल धनात्मक ही संख्या रखी जा सकती है, बस इस बात को नोट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पर ऋणात्मक संख्या नहीं आ सकती है, धनात्मक ही आएगी। धनात्मक भी कौन सी, एन का मान क्या होना चाहिए, शून्य से बड़ा होना चाहिए, शून्य भी नहीं हो सकता, ऋणात्मक भी नहीं हो सकता, धनात्मक ही आएगी। और एक्स का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। अब सुनिए जरा, ऐसा क्यों, इस बात को जरा गौर करिए। यहां पर क्या है, ए की घात एक्स, ए की घात एक्स बराबर से कितना है, एन है। ए का मान शून्य से बड़ा होना चाहिए और एक नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं हम एक क्यों नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए ए का मान एक रख के देख लेता हूं, हमने मान रहे भाई कि क्यों नहीं होना चाहिए, हम तो जांच करते हैं। ए की घात एक्स बराबर से कितना होगा, एक होगा। अरे बड़ी अजीब सी बात है, आप चाहे एक्स का मान कुछ भी रख दो, एक्स का मान कुछ भी कोई भी वास्तविक संख्या रख दो, एक का एक ही रहेगा ना। देखिए ना, एक की घात 3 बराबर से एक, एक की घात 5 बराबर से एक की घात ऋण 7 बराबर से एक की घात 0.3 बराबर से एक। अरे तो हमें इसके लिए तो माथा पच्ची है ही नहीं ना, एक के लिए हल करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या है, इसका ए का मान एक रखने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। अच्छा, ऋणात्मक अगर रख दिया जाए तो क्या होगा, चलो मैं रख के देखता हूँ। ऋणात्मक मान लिया जाए, ए का मान ऋण 4 रख देता हूं मैं, और उसकी घात x बराबर से एन का मान क्या आना चाहिए, धनात्मक संख्या आना चाहिए। देखते आती है कि नहीं आती, धनात्मक वास्तविक संख्या आना चाहिए। देखते हैं, एक्स का मान अगर मान लिया जाए, एक्स का मान अगर मान लिया जाए 1/2 रख दिया मैंने, तो इसका मान कितना होगा, वर्गमूल ऋण 4 इतना हो जाएगा। और आपको मालूम है कि ये हो जाएगा वर्गमूल ऋण 4 ऋण 1, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 2 आयोटा। और ये क्या है, वास्तविक संख्या नहीं है क्या वास्तविक संख्या, नहीं। अरे इसका मान जो है एन है ना, एन क्या होना चाहिए, आपको धनात्मक संख्या प्राप्त होना चाहिए। आ रहा क्या, धनात्मक संख्या, वास्तविक संख्या हमें प्राप्त नहीं होती है, और हमें लघुगणक पढ़ना है काय के लिए, वास्तविक संख्याओं के लिए। और ये क्या होती है, अधिकल्पित संख्या देती है हमें, है ना, काल्पनिक संख्या देती है। यही कारण है कि ए का मान आप शून्य नहीं रख सकते। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब हम सोचते हैं कि एन का मान हमेशा धनात्मक ही क्यों बोला जा रहा, शून्य से बड़ा ही क्यों बोला जा रहा, इस बात पर हम विचार करते हैं। एन का मान धनात्मक ही क्यों होगा। चलिए मैं क्या करता हूं, ए का मान कोई एक संख्या रख देता हूं, जैसे ए का मान रख दिया मैंने 0.349, और एक्स का मान रख दिया, आपकी जो मर्जी हो वो रखो, ए का मान जो मर्जी हो वो रखो। जो मर्जी मतलब धनात्मक ही रखना है, लेकिन एक नहीं रखना है, मतलब ये इस कंडीशन को संतुष्ट करना चाहिए। अच्छा, एक्स का मान क्या क्या रख सकते हैं आप बताइए, वास्तविक संख्या रख सकते कोई भी, हाँ बिल्कुल रखी जा सकती भाई वास्तविक संख्या। मैं वास्तविक संख्या रख रहा हूं ऋण 5, या तो मैं 5 रख देता हूं मैं पहले, चलो 5 रख दिया, तो इसका मान कैसा आएगा बताइए जरा। तो आप बोलेंगे धनात्मक ही तो आएगा, हाँ बिल्कुल सही बात है।
अगर मैं 0.349 की घात ऋणात्मक रखता हूं, ऋण 5, तो भी धनात्मक आएगा। हाँ सही है ना भाई, 1 के बटे में इतना आ जाएगा और धनात्मक संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। समझ में आई ना बात? कहने का मतलब यह है कि आप a का मान इस कंडीशन के हिसाब से रखते हैं और x का मान कोई भी वास्तविक संख्या रखते हैं, चाहे भिन्नात्मक हो, चाहे ऋणात्मक हो, चाहे धनात्मक हो, कोई भी वास्तविक संख्या रखो, तो आपके पास में जो ये n का मान है, n का मान सदैव धनात्मक संख्या ही प्राप्त हो रही है। और जब सदैव धनात्मक संख्या प्राप्त हो रही है, इसीलिए बोला जाता है भाई कि n का मान क्या होना चाहिए, सदैव 0 से बड़ा ही रहेगा। अच्छा, x वास्तविक संख्या क्यों? यहां पर x की जगह आप रखते जाओ ना, कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ेगा, आपके पास में ये धनात्मक ही तो संख्या आएगी। तो ये जो घात है ना, घात की जगह आप कोई भी संख्या रखी जा सकती है। तो ये बात, ये स्ट्रक्चर आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, इस बात को आप यहां पर नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम देखेंगे लघुगणकीय फलन। अभी मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक लेवल पर हम सामान्य बातें करेंगे और ज्यादा विस्तार पूर्वक और एडवांस लेवल, पहले लघुगणक की पूरी प्रॉपर्टी समझते हैं हम, बेसिक वाली, और इससे संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज भी साथ साथ में करते हुए चलेंगे, प्रॉपर्टीज करेंगे, और फिर कुछ बेसिक लेवल के थोड़े ठीक ठाक वाले क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि हम आईआईटी के क्वेश्चन करने के लिए प्रिपेयर हो जाए, मेंटली प्रिपेयर हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद में हम एडवांस लेवल के क्वेश्चनों पर चलेंगे और फिर एग्जैक्टली आईआईटी के लेवल के ही हम यहाँ पर क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो धीरे धीरे ऐसा हम स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि साथ साथ में आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना, प्रैक्टिस जितनी करते हुए चलेंगे उतना बढ़िया काम होगा। और ये सारी चीजें जैसे जैसे आगे यहाँ पर क्वेश्चन आते जाएंगे, जिस जिस लेवल के क्वेश्चन आते जाएंगे, इस लेवल के क्वेश्चन भी आपको लगाते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। चलिए, मान लिया जाए कि मेरे पास में log x और बेस a है। क्या ये x का फलन है क्या? हाँ है ना, x का फलन। कैसा फलन है? अरे x का फलन क्यों है? अरे भाई यहाँ x दिखाई दे रहा है तो x का ही तो फलन हुआ। अच्छा, लेकिन किस प्रकार का फलन है? तो लॉगरिथमिक फलन है, लघुगणकीय फलन है। हाँ ठीक है, x का फलन है तो मैं इसको f ऑफ x से लिख सकता हूं। हाँ ठीक है, हमारे पास में इस प्रकार से एक फलन दिया हुआ है, तो इसका प्रांत क्या होगा, प्रांत क्या होगा और परिसर क्या होगा, परिसर क्या होगा। प्रांत यानी कि डोमेन और परिसर मतलब रेंज, परिसर मतलब रेंज। चलिए ठीक है, x का मान आप क्या क्या रख सकते हो? क्यों x का मान क्या क्या रख सकते हो? बड़ी सिंपल सी बात है, हमने तो डिस्कशन किया था कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए। हाँ बड़ा होना चाहिए, मतलब जो डोमेन होगा, अरे डोमेन और रेंज क्या होती है, जो जो x का मान आप रख सकते हो यहाँ पर। और हमें मालूम है ना कि x का मान हम ऋणात्मक संख्या और 0 नहीं रख सकते। रख सकते क्या? ऋणात्मक और 0 संख्या लघुगणक नहीं होता है, यहाँ पर हमेशा धनात्मक संख्या ही आती है। और धनात्मक संख्या क्या होती है? तो 0 से बड़ी होती है और अनंत तक होती है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका प्रांत हो जाएगा लघुगणकीय फलन का इस कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, परिसर क्या होगा? y का मान क्या क्या आ सकता है? y का मान क्या क्या आ सकता है? अरे कुछ भी आ सकता है भाई। तो ये क्या हो जाएगा? r क्या बन जाएगा? इसका परिसर बन जाएगा। r मतलब कोई भी वास्तविक संख्या, ठीक है ना। r का मतलब वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ठीक है। तो हमारे पास में ये लघुगणकीय फलन कहते हैं, ये बातें हमने समझ चुके हैं। और इसके बाद में हम बोलेंगे कि इसका प्रांत जो होगा 0 से अनंत होगा और परिसर जो होगा वो क्या होगा? r होगा, यानी कि वास्तविक संख्या होगी। और ये सारी जो बातें कर रहे हैं हम ए के आधार की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसका जो आधार है वो क्या है? यहाँ ये है। तो इस बात को आप यहाँ पर नोट करते हुए चलिए। अब
जब आधार ई हो तब लघुगणकीय फलन प्राकृतिक या नेपेरियर लघुगणकीय फलन कहलाता है, और जब आधार 10 हो तो इसे साधारण लघुगणकीय फलन कहा जाता है। देखिए जरा, अभी तक हमने ये देखा कि भाई यहां पर क्या है, लाग है, हाँ ठीक है, इसका आधार तो लिखा ही नहीं था हमने, आधार ये लिखा था, हमने क्या लिखा था, यहां पर ये लिखा था और यहां पर n लिख दिया था। अगर a बराबरी से 10 हो, a बराबर से क्या हो, 10 हो, तो इसको लिखा जाता लाग n और इसी को लिखा जाता लाग आधार 10 पर n। इस बात को याद रखना, दोनों का अर्थ एक ही है। और इसको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक, इसको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक या नेपेरियर भी बोला जाता है, लघुगणक, प्राकृतिक लघुगणक। फिर से और एक बार, बड़ा सीधा काम है भाई, जो आधार 10 रहेगा तो 10 लिखेंगे, और अगर नहीं भी लिखा तो इसका अर्थ 10 ही होता है। अगर आपको ऐसा खाली दिखे तो आप समझ जाना कि इसका अर्थ क्या है, यहां पर आधार कौन है, 10 है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लिया जाए कि ए का मान क्या रखा हमने, ई रखा, और आपको मालूम होना चाहिए कि ई का मान जो होता है वो होता है 2.7182 लगभग, और ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, ये बात अपरिमेय संख्या होती है। याद रखना, अगर आधार ई लिखा, ई का मतलब ई बराबर से होता 2.7182, और ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसको लिखा जाता है ln और n, या तो इसी को लिखा जाता है, अगर लाग के रूप में लिखा जाए तो इसी को लिखा जाता है लाग n, और आधार को जो हो जाएगा ई हो जाएगा। बात स्पष्ट है। इसके बारे में और भी बातें पढ़ने के लिए हमारे पास में बहुत कुछ है, लेकिन ये बातों का विस्तार पूर्वक हम बाद में समझेंगे, है ना। पहले बेसिक प्रॉपर्टी हो जाए, फिर उसके बाद में हम समझेंगे। चूंकि हम बेसिक प्रॉपर्टी में आपको ई और आधार 10 वाली बात मानना जरूरी था, समझना जरूरी था, इसलिए अभी इतनी बात नोट करिए, फिर हम स्टेप बाय स्टेप और आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। और ये इसका मान आपको मालूम होना चाहिए 2.7182 होता है, और भी आगे लिखा जा सकता है, लेकिन हमने इतने में काम चल जाएगा। 2.71 भी अगर लिखेंगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, हम लघुगणक पढ़ रहे हैं, हाँ बिल्कुल पढ़ रहे हैं। हमारे पास में लाग n है, n का लघुगणक ज्ञात करना है। n मतलब कोई धनात्मक संख्या है और उसका लघुगणक ज्ञात करना है, हाँ ठीक है। और इसका आधार कौन है, ये है, इसका आधार कौन है, ये है। मुझे एक बात बताइए कि a का मान और n का मान कुछ न कुछ तो रखेंगे कि नहीं। जो भी कंडीशन है कि यहाँ धनात्मक और यहाँ पर भी क्या हो गया, शून्य से बड़ा मान रहेगा लेकिन एक नहीं रहेगा, ऐसी कोई भी मान रखेंगे, हाँ बिल्कुल रखेंगे। अच्छा, इसका मान जब आएगा तो यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है। अरे भाई, हमने बोला कि लाग n आधार a बराबर से x, हमें मालूम है कि a का मान क्या हो सकता है, a का मान शून्य से बड़ा रहेगा और एक के बराबर नहीं रहेगा। n का मान क्या रहेगा, n का मान सदैव धनात्मक रहेगा, शून्य से बड़ा रहेगा, और यहाँ पर कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है, हैं? कोई भी वास्तविक संख्या रह सकती है। ये इसका पैटर्न है, ये बात आपको मालूम होना चाहिए कि किस स्थान पर क्या क्या आ सकता है, ठीक है। अच्छा, तो यहां पर कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है, पूर्ण संख्या भी आ सकती है, पूर्णांक या अपूर्णांक भी आ सकते हैं, या दोनों का मिक्सचर भी आ सकता है। जैसे अगर उदाहरण के लिए मैं यहां पर कोई संख्या लिखूं 3.5798 और 1, ये वाली संख्या आ गई यहां पर। तो मुझे एक बात बताइए कि ये क्या दो भागों में विभाजित है, एक तो पूर्णांश और एक अपूर्णांश। अरे का मतलब सीधी बात, देखना ध्यान देना इधर, पूर्णांश लिखा जाता है, पूर्णांश, इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल।
पूर्णांश का मतलब पूर्णांक से समझिए आप। पूर्णांक क्या होते हैं? शून्य, ऋण शून्य, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 और डैश डैश डैश। तो दशमलव के पहले वाली जो भी संख्या रहेगी वो क्या कहलाएगी? पूर्णांक कहलाएगी। हाँ, तो ये क्या हो गया? इसका भाग 3 हो गया और दूसरा भाग हो गया दशमलव के बाद अपूर्णांश। अपूर्णांश मतलब 0.57981। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखना, लघु गणक का मान कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है, आ सकती ना, वो तो इनके मानों पर निर्भर करेगा। तो इसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तो पूर्णांश और एक क्या होता है? अपूर्णांश। इसको बोला जाता है दशमलव के पहले वाली संख्या को पूर्णांश और दशमलव के बाद वाली संख्या को अपूर्णांश। अच्छा, इतना डिटेल में हम क्यों बता रहे हैं यार, इतना जोर क्यों दे रहे हैं? इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी, इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो ये दो भागों में इसको क्या किया जाता है? विभाजित किया जाता है। इसका मान अगर मान लिया जाए तो दो भागों में, एक भिन्नात्मक मान रहेगा उसको अपूर्णांश बोलेंगे, यानी कि दशमलव वाला भाग रहेगा उसको अपूर्णांश बोलेंगे, और जो पूरा पूरा रहेगा उसको पूर्णांश बोलेंगे, ठीक है। अगर मान लिया, मैं दूसरा उदाहरण ले रहा हूं, अगर मान लिया जाए मेरे पास में है 1,10,000 और यहां पर कोई संख्या है और इसका मान आ गया ऋण 57.435, ऐसी कोई संख्या आ गई। यहां पर संख्या धनात्मक थी और यहां पर संख्या कैसी है? ऋणात्मक है। तो इसको कैसा लिख सकते हैं आप? ऋण 57 ऋण 0.435। हाँ, दोनों ऋणात्मक। अरे भाई, ये भी तो ऋणात्मक ही है। दो टुकड़ों में अगर विभाजित करेंगे, पूर्णांश को अलग और अपूर्णांश को अलग, तो माइनस का हमने अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, चलो ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास में आता है कि अपूर्णांश भाग सदैव क्या रखा जाता है? धनात्मक रखा जाता है। किसी संख्या के लघुगणक का अपूर्णांश भाग सदैव धनात्मक रखते हैं। क्यों रखते हैं? ये बातें हम बाद में समझेंगे, ठीक है ना। क्यों रखा जाता है? प्रति लघुगणक जब हम पढ़ेंगे उस समय में इस बात को हम यहां पर समझेंगे, ठीक है। अच्छा, पहली बात, पूर्णांश भाग के आधार पर आप इसमें लघुगणक की संख्या में अंकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। कितने अंक आएंगे वो कैसे ज्ञात करेंगे, ये हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। यहां पर बोला है कि भाई ये वाला मान क्या होना चाहिए? सदैव धनात्मक होना चाहिए। और धनात्मक करने का एक ही तरीका हमारे पास में, एक को जोड़ दो एक को घटा दो। तो हम क्या करेंगे? -57 में से एक घटा देंगे और एक को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और 0.435। तो आप देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा? -58 और प्लस इसमें से इसको माइनस किया जाए तो 5 4 6 6 और 5, तो ये हो गया 5.0, ऐसा हो गया। और इसको लिखा जा सकता है 58.0.565। अब मुसीबत फंस गई हमारी, कैसी? अरे ये ऋणात्मक, ये धनात्मक, और जब दोनों को एक साथ में लिखा हमने, ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पर? ये ऐसा हो जाएगा 0.565। भाई ये ऋणात्मक है, ये धनात्मक, आधी संख्या ऋणात्मक, पूर्णांश वाला भाग ऋणात्मक और अपूर्णांश वाला भाग धनात्मक। तो हम क्या करते, इतना भाग ऋणात्मक है ना, तो इसके ऊपर ऐसा बार लगा देते जिससे ये बात पता चलती है आपको कि ये वाला क्या है? ऋणात्मक भाग है और ये वाला भाग कैसा है? धनात्मक। तो कोई भी अगर हमारे पास में ऐसी ऋणात्मक संख्या आएगी तो अपूर्णांश वाले भाग को धनात्मक पहले बनाना होता है और इसकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। यदि log n आधार 10 है का पूर्णांश भाग n हो, पूर्णांश भाग क्या हो? n हो। n मतलब कोई एक संख्या हो, जैसे मान लिया जाए इसका मान आ गया 5, तब n में अंकों की संख्या n-1 होगी। ऐसा क्यों बोला है? इसमें नहीं आई बात समझ में? देखिए, जब पूर्णांश भाग क्या हो, पूर्णांश क्या हो? n हो। देखिए ये है और इसका मान लिया जाए कि 5.743,
ऐसा लिखा हुआ है। इसका पूर्णांश भाग कितना है? 5 है, धनात्मक है, हाँ है ना। तो इसका जो मान आएगा उसमें अंकों की संख्या होगी n धन 1 होगी, जितना भी लिखा है उससे 1 अंक ज्यादा होगा। कैसे? चलो मैं अभी क्या है केवल पूर्णांश भाग की बात करता हूं। मुझे एक बात बताओ कि इसको घातांक के रूप में लिखूंगा तो क्या आ जाएगा? 10 की घात 5 आ जाएगा कि नहीं आएगा? और बराबर से n। अरे लघु गणक से मैंने शुरू में बताया कि लघु गणक से घातांक के रूप में, घातांक से लघु गणक के रूप में बदलते आना चाहिए। ऐसे से ऐसा बदल सकते हैं, ऐसे से ऐसा बदल सकते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। अब आप ये देखेंगे कि यहां पर इसको कितने शून्य लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5। अगर आपके पास में 5 है, यहां पर पूर्णांश भाग 5 है, तो यहां पर अंकों की संख्या कितनी आ गई? 6 आई कि नहीं आई? हाँ आई ना। तो यही बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपके पास पूर्णांश भाग जितना भी रहेगा n रहेगा तो उसमें अंकों की संख्या 1 ज्यादा होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है और ये सारी बातें आपको नोट करते हुए जाना पॉइंट वाइज। मैं हर एक पॉइंट का आपको यहाँ पर कारण देते जा रहा हूँ। पहला पॉइंट आया उसको नोट किया, इसके बाद में इसको नोट करो, इसके बाद में अगला पॉइंट आया उसका जो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया उसको नोट करो, और प्रॉपर तरीके से नोट्स और प्रैक्टिस करते हुए चलिए। और मैं आपको बता दूं कि IIT के लेवल मतलब आप बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, बस शर्त यह है कि साथ साथ में आप तैयारी करते हुए चलिए और सेम लेवल के धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हुए आप IIT के लेवल के क्वेश्चन हम यहाँ पर करेंगे और उससे आप बढ़िया आराम से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अगर मान लिया जाए मेरे पास में लाग आधार 10 है और ये क्या हो गया? n हो गया, का पूर्णांश भाग ऋणात्मक है। देखिए कैसा? 3 बार लगा दिया 0.579। देखना, ध्यान देना भाई। अभी क्या नियम पढ़ा था हमने? कभी भी पूर्णांश का अपूर्णांश भाग क्या होना चाहिए? सदैव धनात्मक होना चाहिए। पहले ये पूरा ऋणात्मक रहा होगा, हमने क्या कर दिया उसको ऐसे इस प्रकार से एक को जोड़कर और एक को घटाकर ऐसा कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए कि पूर्णांश भाग धनात्मक है कि ऋणात्मक है? तो आप बोलेंगे कि ऋणात्मक है। क्या है? ऋणात्मक है। तो अगर n रहेगा, कौन है? 3 है ना, n का मान ऋण 3 है ना, तो इसके जो दशमलव के बाद में शून्यों की संख्या जो रहेगी n-1 रहेगी। ऐसा कैसे? थोड़ी देर के लिए आप अपूर्णांश भाग को हटा दो तो क्या आप इसको ऋण 3 लिख सकते हैं? यार ऋण 3 है ही ना, बार लगाया मतलब वो ऋण 3 है। लघु गणक में बार का मतलब क्या होगा? ऋण 3 होगा। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं? 10 की घात ऋण 3 बराबर से n। लघु गणक से घातांक के रूप में हमने इसको बदल दिया, हाँ बिल्कुल लिखा जा सकता है। क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता? 0.00 और ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा और बराबर से n। हाँ लिख सकते ना ऐसा। 10 की घात ऋण 3 तो मतलब 1 2 3 और 3 अंकों के बाद शून्य लग जाएगा, लगा दिया शून्य। यहां पर ये बोलना चाह रहा है कि भाई अपूर्णांश भाग अगर ऋणात्मक, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना, मतलब डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट ऐसे कॉन्सेप्ट की आपको जरूरत पड़ सकती है। ठीक है भाई, अगर मान लिया जाए यहां पर ऋण 3 है तो n-1 दशमलव के बाद में शून्यों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 2 होगी। 3 ऋण 1 बराबर से 2, तो 2 शून्य लगेंगे यहाँ पर। तो कहने का मतलब ये है कि हमें ये सारी बातें मालूम होना चाहिए। ठीक है, नोट करते हुए चलिए और ये उदाहरण यहाँ पर लिख लीजिए। अब आ जाते हैं हम लघु गणक के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम्स, जितनी भी अब हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे उसके लिए ये कंडीशन संतुष्ट करेगी। देखना क्या बोला जा रहा, माना m और n स्वैच्छिक धनात्मक संख्याएं हैं। क्या बोलना चाह रहा, अगर मान लिया जाए आपके पास में log m लिखा है और log n लिखा हुआ है, तो आपको मालूम है कि यहां पर क्या होता है? सदैव धनात्मक संख्या ही तो होती है, और यहां पर भी क्या होती है? सदैव धनात्मक संख्या होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब जो भी आपको अब इसके बाद प्रॉपर्टीज मिलेगी ना, वो m और n कहां पर लिखा रहेगा? यहां पर लिखा रहेगा। और आपको मालूम है भाई यहां पर लघु गणक किसका लिया जाता है? सदैव धनात्मक संख्या का लिखा जाता है, इसलिए ऐसा बोला है यहां पर। ठीक है,
इस प्रकार है कि ए का मान ऐसा होगा, इसका आधार कौन है, ए है, हो सकता है कि इसका आधार कौन है, बी है। और आपको मालूम है कि लघुगणक में जो भी आधार होता है ए का मान क्या होता है, ए का मान नॉट इक्वल टू 1 और ए इज इक्वल टू क्या होता है 0, ए इज ग्रेटर देन 0। जब यहाँ पर बी है आधार तो बी इज नॉट इक्वल 1 और बी इज ग्रेटर देन 0। तो यही वाली दो कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, वही बातें हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलिए, कहने का मतलब इन शर्तों के आधार पर अब हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज मिलने वाली है, और इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से, गहनता से और पूरा दिल से पढ़िए आप इसको। कहने का मतलब ये है कि हर चीज का आभास करिए, अरे हो क्या रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज आपको याद भी रहेगी, और जब हम अप्लाई करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पर अप्लाई होगी इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, तब वहां पर बातें समझ में आ जाएगी। देखना, पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आपके पास में ए का log निकालना है और यही क्या है आधार है, तो इसका मान क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। या तो हम बोल सकते हैं कि log हमें ज्ञात करना है 1 का, और यहां पर ये है तो इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, 0। कैसे कैसे, सही है कि गलत है? प्रॉपर्टीज को प्रूफ भी करते हुए चलेंगे भाई, डायरेक्ट भाई ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम में अरे ये वाली प्रॉपर्टी इसको प्रूफ करो, आईआईटी में क्वेश्चन आ गया कि इस प्रॉपर्टी को प्रूफ, प्रॉपर्टी थोड़ी पूछना है आपसे, प्रॉपर्टी मालूम होना चाहिए, उसका प्रूफ नहीं पूछा जाता ना, ठीक है। तो प्रूफ करने का फायदा है एक कि वो चीजें क्या, प्रूफ करते करते चीजें क्या है दिमाग में घुसते रहेगी और बातें फिर दिखते रहेगी, हाँ यार हमने ऐसा कुछ प्रूफ किया था, ठीक है। तो हर चीज को हम प्रूफ करते हुए चलेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि इसको घातांक के रूप में अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए की घात 1 बराबर से ये, सही है क्या? ये दोनों आपस में बदल जाते हैं, लाग हट जाएगा, घातांक में हमने बदल दिया, इसकी घात ए बराबर से ये। बात तो सही है ना कि ए की घात अगर 1 रहेगी तो यही आएगा, क्या ना सिद्ध। इसको अगर घातांक के रूप में बदला जाए तो ए की घात 0 बराबर से 1, सही है क्या? हाँ बिल्कुल सही है। और जब बात ये वाली सही है तो ये भी बात सही होगी, ये वाली बात सही है तो ये भी बात सही होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहां पर इसको प्रूव कर दिया। चलिए ठीक है, अगली प्रॉपर्टी देखते हैं हम। log आधार में ये log b आधार a गुणित log a आधार b बराबर से क्या होता है, 1 होता है। ये बात हमें सिद्ध करना है, यहां पर ये प्रॉपर्टी होती। अच्छा, प्रॉपर्टी को क्या थोड़ा सा फिल किया करिए, कैसा हो क्या रहा है यहां पर, इनको दोनों को आपस में बदल दिया, ये आ गया, तो इसका मान 1 होता है, ठीक है ना। इसका मान क्या होता है, 1 होता है। चलिए ठीक है, मैं क्या करता हूं, माना log b आधार a है, इसको 1 से मान लेता हूं मैं, ठीक है। तथा जो a वाला मान है ना, log a आधार b, इसको y मान लेता हूं। तो मुझे एक बात बताइए कि इसको अगर मैं घातांक के रूप में अगर लिखूंगा तो क्या आएगा, घातांक के रूप में लिखूंगा तो a की घात x बराबर से क्या हो जाएगा b, और इसको अगर घातांक के रूप में लिखूंगा तो b की घात y बराबर से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है, समझ में आ रही है ना बात। अब देखिए, मतलब हमें पता चल गया कि b बराबर से क्या होता है, a की घात x तथा a बराबर से क्या दिया हुआ, a का मान दिया हुआ है b की घात y। ये a का मान मैं यहां पर रख देता हूं, b बराबर से क्या हो जाएगा, b बराबर से a के जगह हम रख देते, a का मान इतना है ना, a के जगह रख देता हूं b की घात y और पूरे की घात क्या हो गई x। तो b की घात b बराबर से क्या हो जाएगा, b की घात घातों पर घाते हैं तो घातों का गुना हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए कि दोनों के आधार समान है तो घाते बराबर हो जाएगी क्या? हाँ, आधार दोनों के वैसे समान है तो घाते क्या हो जाएगी, यहाँ पर बराबर हो जाएगी। मतलब हम यहाँ पर बोल सकते कि x y बराबर से कितना आ गया, 1 आ गया। और x किसको माना था आपने, x किसको माना था, log b आधार a, और y किसको माना था, log a आधार b बराबर से कितना हो गया, 1।
आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, प्रॉपर्टी सिद्ध हो गई हमारे पास, जो गुणधर्म है ये सिद्ध हो चुका है। अगर एक का अगर तिर्यक गुना किया जाए, इस बात को याद रखना, ये बहुत ज़्यादा यूज़ की जाएगी। यहाँ पर अगर मान लिया जाए ए है या बी है और इसका आधार ए है, जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि मैं अगर आधार को अगर आपस में चेंज कर दूं, इनको दोनों को आपस में चेंज कर दूं तो हमारा कुछ काम हो सकता है, तो बिल्कुल बिंदास तरीके से आप इसको चेंज कर दो, कोई मनाही नहीं है। ये और यहां पर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। मतलब जैसे ये चेंज हो जाएगा ये नीचे आ जाएगा, जैसे ये चेंज होगा ऊपर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी आपको मालूम होना चाहिए। पहली दूसरी प्रॉपर्टी लिखिए, इसको नोट करिए और खुद एक बार प्रैक्टिस करिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे सर ये तो एग्जाम में आईआईटी के पेपर में ऐसा प्रूफ करने के लिए थोड़ी आता है। बिल्कुल नहीं आता है प्रूफ करने के लिए, लेकिन जब आप प्रूफ करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में घर बनाते रहती है, हाँ ऐसा ये वो सारी चीज़ें। और एक प्रॉपर्टी को सिद्ध करने के लिए हमें जो एक्टिविटी करते हैं उससे आपको फायदा मिलता है, ठीक है ना। अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, log ए बेस सी है बराबर से log बी, और ये क्या है, यहाँ पर क्या है, log ए और बेस बी और गुणित log बी और बेस क्या है, सी है। या तो इसी को हम क्या है, तिर्यक गुना करने के बाद में ऐसा भी यहाँ पर लिख सकते हैं। इस बात को हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। क्या किया जाए, इसको ले लूँ क्या, कुछ मान लूँ, इसको और इसको कुछ 100 वगैरह मान लेता हूँ मैं, हाँ ठीक है। चलो माना क्या माना, log ए आधार बी बराबर से x और log बी आधार सी बराबर से y, ऐसा मान लेते हैं। अच्छा, लघुगणक से घातांक में बदला जाए तो क्या हो जाएगा, b की घात x, हाँ बहुत बढ़िया, बराबर से ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, c की घात y बराबर से b, हाँ ठीक है। पहले वाले जैसा ही काम हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, पहले भी तो यही काम किया था हमने। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, b का मान यहाँ रख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, c की घात y और पूरे की घात क्या हो जाएगा, ये दोनों को हल किया तो या तो मैं एक बार लिख देता हूँ b की घात x बराबर से ये, और b का मान कितना है, b बराबर से c की घात y। जहाँ b लिखा है वहाँ पर c की घात y लगा देता हूँ, c की घात y और पूरे की घात x बराबर से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मतलब इसको लिखा जा सकता है c की घात x y बराबर से ये, c की घात x y बराबर से ये। अच्छा, अगर मैं इसको लघुगणक के रूप में लिखूं तो कैसे लिख सकते हैं हम, इसको लघुगणक के रूप में लिखूंगा तो कैसे लिख सकते हैं, log, अरे ये c आधार में तो आधार में रहेगा, log ए बराबर x y, हाँ ठीक है। मैंने तो राइट हैंड साइड लिया था, लेफ्ट हैंड साइड को टच भी नहीं किया मैंने क्या किया, RHS लिया और हमारे पास में इतना आ गया। देखिए log ए बेस सी बराबर से x का मान कितना है, x का मान है log ए आधार b गुणित y का मान कितना है, log b आधार c। इस प्रॉपर्टी को कैसे याद रखा जा सकता है, प्रॉपर्टी को कैसे याद रखा जा सकता है, देखिए मान लिया जाए कि आपके पास में log क्या है, a और c, इसको लिखना है। क्या करो, log a लिख दिया और log c लिख दिया आधार में। देखिए एक जगह हमने उसका मान रख दिया और इनपुट दे दिया, और एक जगह क्या किया, आधार रख दिया। अब आपकी जो मर्जी हो वो यहां पर लिख दो, जो मर्जी हो कुछ भी रख दो आप, लेकिन दोनों जगह एक जैसा रखो, x b। ऐसा जरूरी नहीं है कि यही का यही आए, ऐसा नहीं, लेकिन दोनों जगह एक जैसा। यहाँ पर b है तो यहाँ पर b, यहाँ पर 9 है तो यहाँ 10 है तो यहाँ 10, यहाँ 50 है तो यहाँ पर 50।
यहाँ 0.5 है तो यहाँ 0.5। ये एक को इनपुट दे दो और एक को आधार बना दो और बाकी ऐसे में आपको जो रखना है वो रख दो। तो ऐसे हम इस प्रॉपर्टी को समझ सकते हैं। फिर से इसको आप पहले तो नोट कर लेना, ठीक है। और इसी बात को जरा दूसरे तरीके से, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है, और इसी प्रॉपर्टी को हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते। कैसा? लॉग क्या है? ए और सी। देखिए आधार कौन है? लॉग किसका निकालना? ए का। आधार कौन है? सी है, ठीक है। चलिए ऊपर वाला ऊपर लिख दो और नीचे वाला नीचे लिख दो, हो गया काम? नहीं, पूरा काम नहीं हुआ। तो फिर क्या बचा है? आधार बचा। इसका और इसका आधार क्या होगा? तो जो आपकी मर्जी हो वो रखो, कोई मनाही नहीं है, लेकिन दोनों जगह एक जैसा रखो। यहां बी रखा है तो यहां पर भी बी रखो, यहां पर 8 है तो यहां पर भी 8 रखो, यहां पर 10 है तो यहां पर भी 10 रखो, यहां पर ई है तो यहां पर भी ई रखो। बस कितना आसान काम है। इस प्रॉपर्टी को याद रखना। हालांकि हमारा फार्मूला है, यहां पर बी है तो यहां पर बी आएगा, ठीक है। आपको गोल मोल समझना है बातों को। भाई ये बोलना क्या चाह रहा है? ये बोलना ये चाह रहा कि ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, और आधार जो रखना है वो रख दो, कोई मनाही नहीं है, ठीक है। चलिए इस फार्मूले को नोट करिए और इसका डेरिवेशन जो अभी मैंने बताया, मैं आपको बार बार यही बोलता हूं कि डेरिवेशन प्रूफ करने की हैबिट रखो। प्रूफ करने का मतलब ये नहीं है कि अच्छा ये वाला डेरिवेशन कर लिया, अरे ये तो एग्जाम में आने वाला ही नहीं है। अरे डेरिवेशन करने से बहुत सारी चीज़ें फील होती है, हमें बातें समझ में आती है, अच्छा क्या बोलना चाह रहा है, क्या होना चाह रहा, ठीक है ना। और डेरिवेशन करने से क्या है, कमांड भी बनती है। चलिए बड़ी पॉपुलर प्रॉपर्टी है भाई, ये खूब पढ़ी होगी आपने। लॉग m इंटू एन और इज इक्वल टू होता है log m प्लस log n। अच्छा आधार क्या रहेगा? आधार कुछ भी चलेगा, है ना। आधार कुछ भी चलेगा। ये है तो सब जगह ये रहेगा, 10 है तो सब जगह 10-10 रहेगा, 100 है तो सब जगह 100 रहेगा, उससे कोई बाउंडेशन नहीं है। आधार लेकिन एक जैसा। ऐसा नहीं कि यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ सी अलग अलग रख रहे, नहीं, सब जगह एक जैसा, ठीक है। इस बात को हम सिद्ध करना चाह रहे हैं। कैसे सिद्ध करेंगे? माना क्या करूं मैं, यही वाला साइड ले लेता हूं, बड़ा साइड ले लो तो ज़्यादा अच्छा है। log m a बराबर से 1 से मान लेता हूं और log n a आधार a बराबर से y मान लेता हूं। हाँ ठीक है। लघुगण के रूप से घातांक के रूप में बदलो तो ये क्या हो जाएगा? तब क्या हो जाएगा? a की घात x बराबर से m और a की घात y बराबर से n। लाना क्या है उस पर ध्यान दो। m इंटू n लाना है तो क्या करेंगे? m इंटू n लाना है मतलब क्या करेंगे? तो सिंपल सी बात है भाई, इसका गुना कर देंगे दोनों का, तब m इंटू n बराबर से क्या हो जाएगा? m इंटू n बराबर से क्या हो जाएगा? या तो ऐसा बोल दो कि a रेस टू दी पावर x और a रेस टू दी पावर y बराबर से क्या हो जाएगा? m इंटू n। दोनों पक्षों का क्या कर दिया मैंने? गुना कर दिया। बाया पक्ष बाएं पक्ष के साथ, दाया पक्ष दाएं पक्ष के साथ। और आपको मालूम है कि आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है और बराबर से m n। घात लघुगणक से घातांक में, अब घातांक से लघुगणक में बदल दो, क्या हो जाएगा? log m n आधार ये है तो यही रहेगा बराबर से x धन y और log m n, ठीक है। आधार ये है, x का मान क्या माना था हमने? log m a प्लस आधार a और log n आधार ये माना था हमने और ये हो चुका है। आई बात समझ में? इति सिद्धम हम सिद्ध कर चुके हैं। सेम ऐसे ही m डिवाइडेड बाई n, m डिवाइडेड बाई n, तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई? माइनस आ जाएगा, यहां पर माइनस आ जाएगा। जब m डिवाइडेड बाई n भाग में रहेगा तो बीच में ऋण आ जाएगा। कैसे सिद्ध करें? तो ऐसे ही सिद्ध कर दो।
लेकिन नोट करते जाना बराबर, प्रॉपर्टी लिखना, उसको सिद्ध करना, प्रॉपर्टी लिखना, सिद्ध करना, कमांड बनाओ, शॉर्टकट पे मत दौड़ो, ठीक है ना। नहीं सर हम तो फार्मूले याद कर लेंगे, रट लेंगे, हाँ रट लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, रटना तो पड़ेगा ही, याद तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन को साथ में करते हुए और उसको प्रूफ करते हुए, उसका डेरिवेशन करते हुए अगर फार्मूले को याद रखते हैं ना, वो ऑटोमेटिक याद रहेगा वो, और रटा वाला फार्मूला कभी भूल जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, डेरिवेशन करते समय बहुत सारी चीज़ों ऊपर हमारा कमांड बन जाता है। देखिए सेम एग्जैक्ट हमें m/n लाना है, तो इसको इससे भाग दे दो, a रेस टू दी पावर x बटे a रेस टू दी पावर y बराबर से m/n, भाग दे दिया। आधार समान है तो a रेस टू दी पावर x माइनस वाई बराबर से m/n, हाँ बिल्कुल सही है। इसको लघुगणक में बदलो तो log m/n, और आधार a का यही रहेगा x माइनस वाई, लो काम हो गया। log m/n आधार a बराबर से x का मान क्या था, log m बेस a ऋण log n बेस a, x और y के मान रख दिए, इति सिद्धम, नोट कर लो इसको। और अगली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है ये, जो 3 प्रॉपर्टी है ये तो बिल्कुल एकदम बेसिक वाली प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है। खूब पढ़ी होगी, खूब यूज भी की होगी आपने, हाँ इन प्रॉपर्टियों का ज़्यादा यूज नहीं किया होगा आपने, और भी आगे आने वाली है, ठीक है। तो अभी हम ये सारी बेसिक प्रॉपर्टी है अभी जो जिन पर बात करेंगे, 11 प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद में हम एडवांस प्रॉपर्टी पर जाएंगे, जिस आधार पर ये इन सारी आधार पर आईआईटी का क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है ना। चलिए, और मैं आपको बता दूं फिर बार बार कि लघुगणक जो है ना, केवल लघुगणक का क्वेश्चन हल करने के लिए बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हम पूरा ओवरऑल आईआईटी का पेपर सॉल्व करने के लिए लघुगणक पढ़ रहे हैं, ये बात याद रखना। चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, चाहे कोई भी चैप्टर हो, लगभग काफ़ी आप पेपर उठा के देखना ना, कई सारे क्वेश्चनों में log की प्रॉपर्टी यूज की जाती है, तो इसको पूरी तरीके से जब तक फिल नहीं करेंगे तब तक काम नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए, अब log क्या है, m रेस टू दी पावर n, और बेस a है, तो क्या हो जाता है भाई, n log m और बेस a हो जाता है। अरे हो क्या रहा है यहाँ पर, क्यों क्या हो रहा है यहाँ पर, जो घात है ना वो सामने चली गई, बस इतना ही काम है। ऐसा समझिए, log 10 की घात 15, तो ये 15 है ना वो सामने चला गया, बस इतना सा काम है। आई बात समझिए, ये प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसको सिद्ध करते हैं हम, कैसे सिद्ध करें, कैसे सिद्ध किया जाए भाई, मानना तो पड़ेगा ही, इसी को मान लेता हूं मैं। माना x बराबर इसे log m बेस a, ऐसा मान लिया। लघुगणक से घातांक के रूप में बदल देता हूं मैं। घातांक के रूप में अगर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, a की घात x बराबर से m, आपको मालूम है, ये याद रखना। लघुगणक से घातांक में, घातांक से लघुगणक में बदलते आना चाहिए, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और होगा भी नहीं, है ना। बेसिक वाली चीज़ें है बिल्कुल, जो परिभाषा हमने पढ़ी थी उसी के आधार पर हम इसको कर रहे हैं। अरे आधार तो वही का वही रहेगा भाई, x और m को आपस में बदल दो, बस इतना सा तो काम है बस। चलिए, अब a की घात x बराबर से m, हम क्या करते, दोनों में घात क्या करता हूं मैं, n लगा देता हूं, दोनों में घात n लगा देता हूं, दोनों पक्षों में a की घात x और इसकी भी घात क्या कर देता हूं, n कर देता हूं, और बराबर से m की भी घात क्या कर देता हूं, n कर देता हूं। ऐसा क्यों, यहां पर बोल सकते हैं हम a रेस टू दी पावर n x, है ना। क्या हुआ, घातों पर घाते हैं तो घातों का गुना हो गया, और बराबर से m रेस टू दी पावर n। क्या किया जा सकता, अब इसको log में बदल देता हूं मैं। log में बदलूंगा तो क्या हो जाएगा, log भाई इनको दोनों को आपस में बदला जाता है ना, तो आधार तो ये है तो यही रहेगा, और m रेस टू दी पावर n, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा n x। और बताइए मुझे x का मान कितना है, log
m रेस टू दी पावर n, आधार ये है तो n और x का मान हमने क्या माना था, log a m, मतलब log m आधार a। तो ऐसे हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, देखिए ना आ गया ना, यही बातें हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। तो नोट कर लो और साथ साथ में प्रूफ करते हुए चलिए आप, ठीक है, इसका प्रूफ भी आपको करते हुए चलना है। अगली प्रॉपर्टी क्या है, सेवेंथ प्रॉपर्टी। देखिए सेवेंथ प्रॉपर्टी बोल रही है कि a रेस टू दी पावर, बहुत बढ़िया, a रेस टू दी पावर log m और बेस a है तो ये क्या हो जाता है, m हो जाता है, ये प्रॉपर्टी। और ये हमने परिभाषा में ही पढ़ लिया था, पहले ही पढ़ लिया था, ठीक है ना, तो इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अगर करना भी चाहे तो कर सकते। देखना इसको मैं क्या कर सकता हूँ, log में बदल देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, log ये और ये आपस में बदल जाएगा, m और आधार ये है तो यही रहेगा और बराबर से log m और ये। अरे भाई बाया पक्ष और दाया पक्ष बराबर है, और जब बाया पक्ष दाया पक्ष बराबर है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मतलब ऑलरेडी सिद्ध है ये, कहने का मतलब है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, log 1/n और आधार ये है। अरे इसको तो बड़े आसानी से किया जा सकता है, log आधार ये है और n की घात ऋण 1 हो गया ना, ठीक है। और आपको मालूम है m रेस टू दी पावर n क्या हो जाता है, जो घात रहती है वो सामने चली जाती है, log n और आधार ये, ऐसा रहेगा तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बड़े सिंपल तरीके से हमने इसको प्रूफ कर दिया। ये वाली प्रॉपर्टी देखिए, बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है, क्या, log n, और याद रखना कि यहाँ पर a की घात बीटा है और बराबर से क्या हो जाता है, 1/बीटा और log n और बेस ये। कहने का मतलब जो आधार है ना, आधार की घात रहेगी तो क्या कहाँ चली जाती है, सामने चली जाती है, ठीक है। चलिए आधार की घात 1/में चली जाती है, सामने चली जाती है, गुणांक में चली जाती है 1/में में। इसको मान लेता हूं मैं, माना बाएं पक्ष से भी कर सकते, दाएं पक्ष से भी कर सकते, आप दोनों इधर से करके देखिए आप उसको, ठीक है, भले टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखना, माना x बराबर इसे क्या हो जाएगा, log n और आधार क्या है, a की घात b। इसको क्या करते हैं हम, घातांक में बदल देते, तो x की घात क्या हो जाएगी, यहाँ पर a की घात बीटा और पूरे की घात कितनी हो जाएगी, x, बराबर से क्या हो जाएगा, n। क्या किया, घातांक में बदल दिया, और जो आधार है x और n ही तो आपस में बदला जाता है, बस हो गया। a की घात क्या हो जाएगी, a की घात बीटा x बराबर से n, इतना हो गया। मतलब हम इसको फिर से log में अगर लिखे तो इसको लिखा जा सकता log n बेस a बराबर से बीटा x, ठीक है, बीटा x, इतना हो गया। और बीटा का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1/बीटा log n a बराबर से क्या है, x, और x का मान कितना है, x का मान हमने जो माना था log m n a की घात बीटा और बराबर से क्या हो जाएगा, 1/बीटा और log n a। बड़ा सिंपल काम है कि यहाँ पर जो आधार में घात रहेगी ना वो 1/में चली जाती है, इधर सामने चली जाती है, बस इतनी बात याद रखना है, ठीक है ना। इसको नोट करते हुए चलेंगे और अगली प्रॉपर्टी देखेंगे हम, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है, ठीक है, log, इसके बाद में log बीटा और ये, सॉरी गड़बड़ हो गई, जो आधार है इसकी घात क्या है, बीटा है, और जिसका log लेना है, लघुगणक लेना है, वो क्या है, ऐसा है, और बराबर से क्या होता है, अल्फा/बीटा और log n बेस a। बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, और इसमें बोला है बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। बीटा इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब बीटा का मान शून्य नहीं होगा, अगर शून्य होगा तो अपरिभाषित हो जाएगा ना, इसलिए बोला है। भाई हर में शून्य नहीं आना चाहिए ना, हर में कभी भी, मैथ्स में कभी भी क्या होना चाहिए, हर में शून्य नहीं आना चाहिए। इस बात को तो बिल्कुल आप दिमाग में रखिए, बात हर में शून्य नहीं आना चाहिए बस, नहीं तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करना क्या है, ये वाली तो बात हमने अभी प्रूफ की, देखना log
ए की घात बीटा और एन की घात अल्फा बराबर से। अच्छा मुझे ये बात याद रखना, क्या बोलना चाह रहा, इसका लघुगणक निकालना है इसके आधार पर, ऐसा प्रश्न बोलना चाह रहा है। मतलब ऐसा जो फार्मूला है वो इस प्रकार से बोलना चाह रहा है। क्या हो जाता है log, मुझे एक बात बताओ कि log m रेज टू दी पावर n क्या होता है, तो n सामने चला जाता है log m, ऐसा हो जाता है कि नहीं, बिल्कुल हो जाता है। तो ये जो अल्फा है वो कहाँ चला जाएगा, सामने चला जाएगा, तो ऊपर क्या बचा, यहाँ पर n बचा और a रेज टू दी पावर बीटा, इतना हो गया। अच्छा अभी अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर आधार की घात अगर कुछ हो तो क्या हो जाता है, 1/अपन में सामने चली जाती है। मतलब आप बोल सकते हैं कि अल्फा तो पहले से लिखा है, ये बीटा हो जाएगी 1/, ये हो जाएगा और log n ये। मतलब पुरानी प्रॉपर्टी के आधार पर भी इसको प्रूव किया जा सकता है और इंडिपेंडेंट भी प्रूव किया जा सकता है। आप चाहो तो इसको एक से मान लो और इसको हल करते करते ये ले आओ, बस हो गया। बड़े आसानी से प्रूव कर सकते हैं, इसको करके देखना, ठीक है ना भाई। करके देखना मतलब फार्मूले को सिद्ध करने में अलग फायदे मिलते हैं, ठीक है ना। फायदे क्या होते हैं कि हम जैसे अब लघुगणक के सूत्र को सिद्ध कर रहे हैं ना, तो हम लघुगणकमय हो जाएंगे। मय हो जाएंगे मतलब हमारे कण कण में लघुगणक भरा जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इसके प्रश्न करेंगे तो ये प्रॉपर्टी बराबर हमारे मन में आते जाएगी, हाँ ऐसा भी तो होता है, हाँ ऐसा होता है, ठीक है ना। चलिए अभी यहां पर देखिए, बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, ए रेज टू दी पावर log b और c बराबर से। ये प्रॉपर्टी बोलती है कि a और b आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, b की घात log, आधार तो वही रहेगा, जो आधार यहां पर है वही आधार रहेगा और यहां पर a हो जाएगा, ऐसी ये प्रॉपर्टी बोलना चाह रही है। और a b c के मान क्या है, शून्य से बड़े है और c का मान 1 के बराबर नहीं है। ऐसा क्यों बोल दिया भाई, ए बी सी का मान क्या है, शून्य से बड़ा है। ए बी और सी, हाँ होगा ना शून्य से बड़ा, और जो ये जो आधार है वो 1 नहीं होगा, ठीक है ना। उस स्थिति में अरे भाई ए का मान यहाँ धनात्मक ही तो होता है, शून्य से बड़ा ही तो होता है, बी का मान धनात्मक ही तो होता है जिसका लघुगणक ज्ञात करना होता है, ये भी शून्य से बड़ा ही होता है। अच्छा ये जो आधार है वो क्या होगा, 1 नहीं होगा, बस इतनी बात को याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्या करूं मैं, क्या किया जाए, क्या करूं, बाया पक्ष ले लेता हूं या दाया पक्ष, कोई भी पक्ष ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्या करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, ए रेज टू दी पावर log b आधार c बराबर से 1 से मान लिया मैंने। ये क्या घातांक के रूप में है, अभी लघुगणक को आप ऐसा मान लो, आप यहाँ पर कोई अचर राशि रखी हुई है, ऐसा रखो आप, मान लो आप, तो इसको मैं log में बदल देता हूँ। आपको मालूम है ना कि ये और ये आपस में बदल जाता है, आधार तो ये है तो यही रहेगा, 1 से बराबर से क्या हो जाएगा log b और आधार क्या रहेगा, c रहेगा। आपने इससे पहले एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि log यहाँ 1 से है तो 1 से ऊपर आ जाएगा, नीचे log a आ जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, और बराबर से log b और log c। इस प्रॉपर्टी को याद रखना बड़ा आसान काम है, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, आधार नीचे आ जाता है और ऊपर वाला ऊपर रह जाता है। अच्छा इनके आधार क्या रखेंगे फिर, आधार जो मर्जी हो आपकी रख दो, यहाँ एक जैसा होना चाहिए, बस यहाँ एक जैसा होना चाहिए, ठीक है ना। आधार एक जैसे होना चाहिए, अगर जब भी ये प्रॉपर्टी लगाते हैं आधार एक जैसे होना चाहिए, आपकी जो मर्जी है वो रखो। हमने 10 रख दिया, ऐसे मान लो आप। मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना है, ए और बी का कॉम्बिनेशन साथ में मिलाना है, तो मैं इनको दोनों को आपस में बदल देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा log x बटे log b बराबर से, इसको इधर ले जाता हूँ मैं, log a बटे log c, ऐसा हो गया। इसको क्या लिखा जा सकता है, log x आधार b बराबर से log a आधार c, ऐसा लिखा जा सकता है। इसको घातांक के रूप में बदल देता हूं, ये लघुगणक के रूप में है ना, इसको घातांक के रूप में बदल देता हूं। आपको मालूम है कि इसका जो आधार है ना, इसके आधार पर ये ऊपर चला जाएगा घात में और ये उधर चला जाएगा। भाई मैंने क्या बताया,
घातांक से लघुगणक में, लघुगणक से घातांक में बदलते आना चाहिए। आपको मालूम है ना। चलो ये यहाँ पर लाग वाली बात आ रही है तो जरूर कुछ ना कुछ आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं लिख भी देता हूँ। लाग ए बी बराबर से एक्स है, तो क्या होता है, ए आधार है तो ए की घात एक्स बराबर से क्या हो जाएगा बी। ऐसा होगा कि नहीं होगा? मतलब यहाँ पर जो भी लिखा है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, और एक्स के जगह बी के जगह ये आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, बी की घात लाग ए और ए सी हो जाएगा, और बराबर से क्या हो जाएगा, इनको दोनों को आपस में ही रिप्लेस कर देंगे। मतलब लघुगणक में, ये लघुगणक में है तो उसको घातांक में बदल रहे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। बी की घात ए सी, सॉरी बी की घात लाग ए आधार सी बराबर से एक्स का मान क्या माना था हमने, ए की घात लाग बी और आधार में सी। और इति सिद्धम, यही तो बात सिद्ध करना था हमें। देखिए यही बात सिद्ध करना था। बाया पक्ष दाया पक्ष का बदलाव हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आसान काम है ना। ये है बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है ना। और फिर थोड़ी सी एडवांस प्रॉपर्टी और हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम अगली प्रॉपर्टी देखें, इससे पहले हमें क्या करना है, एक बार इसका रिवीजन कर देते हैं, ठीक है ना। इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने ये पढ़ा था यहाँ पर परिभाषा बड़ी क्लियर है, बिल्कुल 60 में रिवीजन कर रहे हैं। अगर हमारे पास में ए की घात एक्स है बराबर से एन है, तो याद रखो इसको घातांक रूप बोला जाता है इसको, और इसको लघुगणक रूप में बोला जाए तो लाग ए आधार बन जाएगा, एन बराबर से एक्स हो जाता है। और याद रहे कि ये जो ए होता है वो क्या होता है, ए का मान शून्य से बड़ा होगा और लेकिन 1 के बराबर नहीं होगा, और एन का मान क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा, और ये क्या होगा, हमेशा वास्तविक संख्या होगी। कोई भी वास्तविक संख्या यहाँ पर आ सकती है। तो ये परिभाषा ही हो गई। मतलब इस रूप में से इस रूप में बदलते आना चाहिए आपको, और इस रूप से इस रूप में बदलते आना चाहिए। चलिए ठीक है, इसके बाद हमारी परिभाषा हो गई। अब ये फलन है, एक्स का मान क्या क्या रखा जा सकता, ये एक्स में फलन है, लघुगण की ये फलन बोला जाता है इसको। कौन से चर में है, एक्स में, एक्स चर में क्या है, फलन है। जो एक्स का मान रख सकते हैं हम, क्या क्या रख सकते हैं, एक्स का मान मालूम है ना, धनात्मक कोई भी संख्या रख सकते हैं, यानी कि शून्य से लेके अनंत तक। तो शून्य से बड़ा और अनंत तक आप कोई भी संख्या रख सकते हैं एक्स का मान। तो ये क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। और ऐसा रखने के बाद में क्या क्या आ सकता है आपके पास, तो आपको मालूम है लघुगणक का मान क्या हो सकता है, कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है। तो वो क्या हो जाएगा, कोई भी जो वास्तविक संख्या रहेगी वो क्या हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा। परिसर मतलब रेंज, और प्रांत मतलब डोमेन, ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। प्रांत मतलब डोमेन, डोमेन अंग्रेजी में बोला जाता है, परिसर का मतलब रेंज। और लघुगणकीय फलन का जो रेंज होती है वो वास्तविक संख्या कोई भी हो सकती है, और प्रांत होता है शून्य से अनंत, ठीक है। इसके बाद में दो प्रकार के लघुगणक होता है, एक प्राकृतिक होता है, और एक क्या होता है, साधारण होता है, सामान्य लघुगणक होता है, ठीक है। ये बातें मालूम होना चाहिए। चलिए अब आगे की बात करेंगे। जब लघुगणकीय मान जो होता है वो पूर्णांश और अपूर्णांश दो भागों में विभाजित किया या तोड़ा जा सकता है। अगर ये ऋणात्मक हो तो हमेशा अपूर्णांश भाग क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, और इसको धनात्मक करने के लिए एक को जोड़ दिया जाता है, एक को घटा दिया जाता है। इसकी जरूरत हमें बाद में पड़ेगी, और इस आधार पर प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। किसी लघुगणकीय का पूर्णांकीय भाग पूर्णांश कहलाता है, और दशमलवी भाग क्या कहलाता है, अपूर्णांश कहलाता है। और इसको ऐसा आप तोड़ सकते हैं दो भागों में। लघुगणक का अपूर्णांश भाग सदैव धनात्मक रखते हैं। ये कैसे धनात्मक रखते हैं, तो ये ऋणात्मक आ गया तो हमने कैसे धनात्मक बनाया, ये बातें हमें देखी थी। अगर पूर्णांश भाग n है, पूर्णांश भाग अगर n है तो इसमें अंकों की संख्या जो होगी वो क्या होगी, n+1 होगी, ठीक है। और -n है, दशमलव के बाद में शून्यों की संख्या कितनी होगी, n-1 होगी। अब इसकी प्रॉपर्टीज पर, गुणधर्म पर देखा था हमने। देखिए एक तो गुणधर्म आपको ये याद रखना है, एक तो गुणधर्म ये याद रखना है कि भाई लाग यहाँ पर दुनिया की कोई भी संख्या हो और वही का वही आधार हो, कोई भी
तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। ये बात याद रखना है। और याद रखना कि log 1 का लघुगणक किया जाता है, चाहे आधार कुछ भी हो तो इसका मान क्या होता है, 0 होता है। ये 2 बातें आपको मालूम होना चाहिए। और याद रखना बड़ा आसान काम है। अरे भाई यहाँ पर दोनों जगह एक जैसा है तो 1 होगा, और 1 का लघुगणक हमेशा 0 होता है। बस इस बात को याद रखना है। इसके बाद अगर आपके पास में कोई log है a x, तो इसको लिखा जा सकता है 1/log a और x। x का लघुगणक निकालना है आधार a पर, तो वो 1/a का लघुगणक x के आधार पर हो जाता है। ये दोनों आपस में बदल जाते हैं तो ये क्या होता है, व्युत्क्रम हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, ऐसा याद रखना आपको। और इसी आधार पर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि log x a गुणित log a x बराबर से क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ये दोनों आपस में अगर बदल दिए, ये इसका तिर्यक गुना कर दिया, तो ये क्या हो जाता है, हमेशा 1 हो जाता है। अब इसकी प्रॉपर्टी और है, और वो है log, क्या मान लिया जाए ये, और यहाँ पर क्या है, b है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान देना, ये वाली प्रॉपर्टी है क्या, नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी तो हो गई है अपनी, है ना, ये वाली प्रॉपर्टी नहीं कर रहे अभी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ये बड़ी पॉपुलर प्रॉपर्टी है, m इंटू n। ठीक है, आधार क्या है, ये है। तब क्या हो जाता है, जब 2 संख्याएं गुणने में हैं तो log m प्लस log n, जो आधार यहां रहेगा वही आधार यहां हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, log m/n, और आधार अगर ये है तो log m माइनस log n हो जाता है, और आधार वही रहेगा जो यहाँ पर है, सेम आधार रहेंगे। ठीक है ना, सभी में आधार सेम रहेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है log m रेज़ टू दी पावर n, m रेज़ टू दी पावर n, तो कुछ नहीं है, जो घात रहती है वो सामने आ जाती है, घात रहती है वो कहाँ आ जाती है, सामने आ जाती है। तो ये n सामने चला जाएगा, और log m का m रहेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, उसी के बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है ना, अगर log यहाँ पर हमारे पास में क्या है, a और m है, और a की घात में है, याद रखना यहाँ और यहाँ एक जैसा है, तो सारा खेल खत्म हो जाता है, केवल m का m ही बचेगा, बस केवल m बचेगा। बस यहाँ और यहाँ एक जैसा है तो केवल m बचेगा, बाकी सारी बातें खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, ये तो समझना बड़ा आसान काम है। log 1/n ये है, तो ये हो जाता माइनस log n, आधार यही रहेगा। या तो इसको अलग से याद रखने की जरूरत ही नहीं है, n की पावर -1 ऊपर जाएगा तो, और माइनस सामने चला गया, बस इतनी सी बात है यहाँ पर। ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी बड़ी मजेदार है log। और इसके अगली प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी देखना, आपको log निकालना है m रेज़ टू दी पावर n, और यहाँ पर a रेज़ टू दी पावर b है आधार में। बड़ा मजेदार काम है ये। जिसका लघुगणक निकालना है वो घात में है, और आधार में ये दिया हुआ है, तो ऊपर वाली घात ऊपर चली जाएगी, और नीचे वाली घात नीचे चली जाएगी, और log बाकी का सब बचा रहेगा, m और ये। ऊपर वाली घात ऊपर, नीचे वाली घात नीचे, बस केवल इतनी सी बात याद रखना है। ठीक है, और केवल ऐसा रहेगा तो, अरे तो बड़ा सीधा काम है भाई, नीचे वाला नीचे जाता तो नीचे रहेगा, क्या दिक्कत है उसमें। ठीक है ना, तो आसान काम है। ये दोनों प्रॉपर्टी एक साथ ही हमने यहाँ पर कर लिया। ये बड़ा सीधा सीधा काम है। a रेज़ टू दी पावर log b, आधार चाहे कुछ भी हो तो इसको लिखा जा सकता है b रेज़ टू दी पावर log a, और आधार वही रहेगा, आधार में चेंज नहीं आएगा। कहने का मतलब इनको दोनों को आपस में बदला जा सकता है, इस बात को आपको यहाँ पर याद रखना है।
ठीक है। तो प्रॉपर्टी को आप प्रॉपर तरीके से आपने नोट किया, इसको प्रूफ किया, इसको नोट करिए और मतलब इसको याद करिए, ठीक है ना, याद रखिए, थोड़ा सा फील करिए, अच्छा ये पावर इधर चली जाती है, गुने में है तो प्लस हो जाता है, भाग में है तो माइनस हो जाता है, ठीक है, और इस प्रकार से। और इस आधार पर फिर हम कुछ यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को पहले आपको देखना है और फिर उसके जैसे आपको क्वेश्चन लगाना है। जब तक आप उसके जैसे क्वेश्चन खुद बना के नहीं देखेंगे, अगर आपको टफ लग रहा, अभी क्वेश्चन जब बनाते समय टफ लगेगा, तो जो क्वेश्चन यहाँ पर समझ लिया उसी क्वेश्चन को पहले बना के देखो, उतने में कॉन्फिडेंस लाओ, फिर और इधर उधर से क्वेश्चन लाओ, है ना, और उसकी प्रैक्टिस करना चालू करेंगे। फिर इसके बाद ये अभी बेसिक लेवल है, इसके बाद में फिर हम चलेंगे एडवांस लेवल पर, एडवांस लेवल का बेसिक करेंगे, फिर उस आधार पर क्वेश्चन करने वाले हैं।